पीएमसी के जुड़ चुके हैं। हर्षा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और हमारा अर्निंग सीजन का श्री गणेश होना ही था सर, और उससे पहले यूएस ने कहीं ना कहीं एक ऐसी कील ठोक दी जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है वर्ल्ड मार्केट में। अब आप देखिए वहाँ जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, उससे क्या ये ग्लोबल मार्केट्स में जो रैली चल रही थी उसके पंचर होने का, उसके आई थिंक पॉज होने के चांसेस हैं क्या? हर्षा जी पहला आपका सेंस, वर्ल्ड मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स इसको लेंगे कैसे? देखिए, जरूर ये जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए हैं यूएस मार्केट में, वो करीब 3-4 महीने से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट ही कर रहे हैं, बोल सकते हैं। तो जरूर हम ये बोल सकते हैं कि जून का जो टाइमलाइन था, पहला जो इंटरेस्ट रेट कट होने की अनुमान लगा रहे थे, तो वो शायद अभी नहीं होगा, और शायद ये सितंबर या उसके बाद के अवधि के लिए पोस्टपोन हो गया। तो उस हिसाब से एक जो नियर टर्म ट्रिगर था मार्केट के लिए, जो इंटरेस्ट रेट कट का उम्मीद था, वो अभी है रहा नहीं है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है अभी भी वोलेटाइल है, और उसके चलते हुए क्रूड अभी भी $90 प्रति बैरल प्राइस पे चल रहा है। तो वहां पे अगर और बढ़ोतरी दिखती है तो हर एक मार्केट के लिए एक तरफ पे चिंता के विषय हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो ये 2-3 चीज हमें यहाँ से वॉच करते रहना चाहिए। ओके, अच्छा चलिए, जैसे कि आपने कहा कि अब मध्यम अवधि में या फिर शॉर्ट टर्म में जो जून जुलाई में रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी वो धूमिल हो गई है। मैं आऊँगा रेट सेंसिटिव्स पे आऊँगा, क्योंकि हमने बहुत सारे रेट सेंसिटिव्स में भारत में भी एक सब्सटेंशियल स्ट्रॉन्ग वर्टिकल राइज देखा है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन थोड़ा बात करते हैं सर, ये अर्निंग सीजन जो किक स्टार्ट होने वाला है आपसे कुछ देर में, जब टीसीएस अपने नंबर्स देंगे, आपको इस बार आईटी में किस प्रकार के नंबर्स की उम्मीद है? और एक और चीज़ सर, एक क्लियर डाइवर्जेंस रहा है प्राइस परफॉर्मेंस लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी के। मिड कैप आईटी मतलब मेरे ख्याल से दिसंबर तक बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत, मतलब इनफैक्ट जनवरी में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गुजरा। आईटी में आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस वक्त, स्पेशली लार्ज कैप आईटी? देखिए, अगर आप मार्च तिमाही के नतीजे को देखते हैं तो यही उम्मीद है कि मार्केट का जो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ रहेगा निफ्टी का, वो करीब करीब 6 से 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगा। ये जरूर कमजोर लगता है अगर आप पिछले 3-4 तिमाही के नतीजों को देखते हैं, लेकिन इस साल का जो पूरा साल का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगा वो फिर भी 20-21% रहेगा। तो मेरे हिसाब से उसके वजह से कोई चिंता की वजह नहीं है। अगर आप आईटी की बात करते हैं तो आईटी इस तिमाही में भी काफी नरम नतीजे देंगे, ये हमारा अनुमान है। और हमें लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस भी बिल्ड नहीं हुआ है, तो यानी कि ये एक तरफ से कंसोलिडेशन फेज बोला जा सकता है। और सिर्फ यही ध्यान पे रखना है कि क्या मैनेजमेंट गाइडेंस रहेगा यहाँ पे आगे का आउटलुक के बारे में, उसके हिसाब से शायद स्टॉक्स यहाँ से मूव करेंगे। लेकिन ऐसे अर्निंग्स के हिसाब से शायद ही कुछ बड़ा मूव दिखने को मिले। ओके, अर्निंग के लिहाज से अगर आप देखें तो कुछ चमत्कारिक नहीं होगा, ये हर्षा जी का व्यू है। अच्छा, अब क्योंकि हमने एक इस बातचीत के शुरू में ही एक चीज़ तो एस्टेब्लिश कर ली और शायद एक धारणा बना ली कि शायद जो रेट कट की प्रोसेस निकट भविष्य में नजर आ रही थी वो थोड़ा सा विलंब से हो गया। अब बैंकों को कैसे अप्रोच करेंगे आप? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ये क्लियरली विजिबल था कि जो एनआईएम्स हैं वो थोड़े थोड़े करके प्रेशर्स में आ रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाना चैलेंज रहा है, डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना मुश्किल हो रहा है। आप बैंकों को कैसे इस वक्त इस अर्निंग के लिहाज, मतलब इस अर्निंग सीजन में रीड कर रहे हैं सर? और क्या इस बार भी ज़्यादा वरीयता बाजार पीएसयू बैंक्स को देगा, इस पर आपका व्यू? देखिए, अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं इस तिमाही का, तो हमारे हिसाब से पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स का मोर और लेस सिमिलर नंबर्स आने चाहिए। जरूर थोड़ा बहुत जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर था पिछले, वो कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन जो डिपॉजिट ग्रोथ पे जो इतने सारे कंसर्न्स थे कि बहुत ही नरम हो चुका है, वो शायद थोड़ा बहुत रिवाइवल आपने को देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ का कंसर्न है वो जरूर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत सारा पॉजिटिव्स भी दिखाई देंगे।
तो एक तरफ से बॉटमिंग आउट फेज बोला जा सकता है बैंक्स के लिए। यहाँ पे अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ तो देखते हैं तो वो मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ से बेटर रहेगा इस तिमाही में। मार्केट का हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 6-7% का है। लेकिन बैंक्स में ये डबल डिजिट में होना चाहिए। लेकिन उसके हिसाब से शायद ही बहुत ज्यादा मूव मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने भी बोला है, थोड़े बहुत शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके या डिपॉजिट ग्रोथ को लेके। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज ही रहेगा बैंक्स में अभी भी हमारे हिसाब से। कंसोलिडेशन टू कंटिन्यू। अच्छा सर, कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है क्या केमिकल्स में? पिछले मतलब जब से इस अप्रैल सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है, केमिकल्स में बाइंग विजिबल है। दीपक नाइट्राइट, यूपीएल, टाटा केमिकल, नवीन फ्लोरीन, एसआरएफ लीड करता हुआ इस आई थिंक स्पेस का लीडर। केमिकल्स पे आप लोगों का सेंस क्या कह रहा है इस वक्त, और क्या हम एक सीरियस बॉटम बना चुके हैं इस अवधि में, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल में आपके मुताबिक? देखिए, इसमें दो सेपरेट सेगमेंट्स को देखने पड़ेंगे, कमोडिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। कमोडिटी केमिकल्स पे अभी भी हमारा व्यू थोड़ा बहुत नेगेटिव ही है। हमें लगता नहीं है कि मार्केट बॉटम आउट हुआ है। लेकिन स्पेशलिटी केमिकल्स को आप देखते हैं तो वहाँ पे जो डीस्टॉकिंग का एक 3-4 क्वार्टर से जो चल रहा था, वो मंदी शायद खत्म होते नजर आ रहा है। अगर आप इंडियन स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स के नंबर्स देखते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च के जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं, वहां से भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली नतीजे बेटर होने चाहिए। शायद अभी भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो दिसंबर क्वार्टर एक तरफ से सितंबर से बेहतर था और मार्च दिसंबर से बेहतर होना चाहिए। तो यानी कि सीक्वेंशियली जो ट्रेंड निकलते आ रहा है, तो उससे लगता है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखना चाहिए स्पेशलिटी केमिकल्स में। यही उम्मीद से मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी शायद इसके ओर ध्यान दे रहे हैं। तो अगर हमारे पोर्टफोलियोज को बात करें तो हमारे पोर्टफोलियोज में अभी ये ओवरवेट एक्सपोजर से ओवरवेट एक्सपोजर है केमिकल्स में, स्पेशलिटी केमिकल्स में। हर्षा जी हाय। वीरू ने बातचीत की शुरुआत करी थी, ग्लोबल मूड बिगड़ा हुआ है। क्या आज जिस तरह से अब लोज लगते चले जा रहे हैं, दबाव बढ़ता चले जा रहा है, वो जो खबर आई थी इंडिया मॉरिशस ने वो एक नया प्रोटोकॉल साइन किया है, अपनी टैक्स ट्रीटी को अमेंड करना चाहते हैं, आमतौर पर जब भी ऐसा कुछ होता है ना, बाजार के कान खड़े हो जाते हैं और बिना बात के नर्वस हो जाता है। ये वो नर्वसनेस भी रिफ्लेक्ट करिएगा स्क्रीन पे। आपने पढ़ा क्या उसको? ये थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो उस हिसाब से भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला था कि एक क्रूड ऑयल का जो प्राइस मूवमेंट है, उससे ज्यादातर कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा है, उसके लेते हुए लोगों को एक तरफ से कंसर्न है कि क्या ये मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत बड़ा होने वाला है। अगर ऐसा होगा तो क्या क्रूड ऑयल पे परिणाम होगा। जैसे आपने देखा है, अगर कोई भी इकोनॉमी की बात करें, जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन पे एक तरफ से काबू पाना मुश्किल हो जाता है। और वो उस समय पे हो रहा है जहां पे हमें उम्मीद था कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे के लेवल्स पे आएंगे। तो जरूर ये कंसर्न्स ज्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे असर पड़ रहा है। और एक तरफ से वैल्यूएशन का भी कोई कंफर्ट नहीं रहा है इस मार्केट में, स्पेशली अगर आप इंडियन इक्विटीज की बात करें। ग्लोबल इक्विटीज की बात अलग है, लेकिन इंडियन इक्विटीज को देखते हैं तो वैल्यूएशंस भी महंगे हैं। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बहुत नर्वसनेस दिखाई दे रहा है। ओके अच्छा हर्षा जी, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपसे केमिकल के बारे में बात पूछी, पूरा बाजार, सारे एनालिस्ट की लॉबी यहाँ पर इसी बात पे इंटरेस्टेड है कि भाई हर कोई नया आइडिया ढूंढता है और कहाँ पे डिफरेंशियल है प्ले करने का, ट्रेडिंग स्विंग हासिल करने का, या फिर अच्छा एक सब्सटेंशियल परसेंटेज गेन करने का। एक ऐसा ही स्पेस जो कि आज स्क्रीन पे अपने क्वार्टरली अपडेट के बाद अच्छा मूव दे रहा है, वो है डायग्नोस्टिक स्पेस। मेट्रोपोलिस ने अपना क्वार्टरली अपडेट दिया, प्राइस वाइज भी आई थिंक पोस्ट मिड 22 प्राइस स्टेबल हुए हैं। स्टॉक्स आके डे हाई की ट्रजेक्टरी में और आई थिंक लगभग 1.5 साल की 2 साल की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। आप लोगों का पॉजिटिव व्यू है इस वक्त डायग्नोस्टिक स्पेस में? और अगर थोड़ा सा और एडिशन कर दूं तो हॉस्पिटल स्टॉक्स में क्या व्यू है आपका इस वक्त? दोनों क्षेत्रों पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक दोनों स्पेस पे।
देखिए जो कोविड के डिस्ट्रप्शन के टाइम में जो इनके वॉल्यूम ग्रोथ था वो सबसे बेहतर था। उसके बाद एक तरफ से जो वो डिमांड निकल के बाहर मार्केट से बाहर चला गया, तो उसके बाद एक तरफ से रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे। और अभी लगता है कि वो बॉटम आउट हुआ है और यहाँ से आपको रीजनेबल नंबर्स दिखाई देना चाहिए। और जो कंपटीशन भी एक तरफ से जो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था पोस्ट कोविड सिचुएशन, वो भी एक तरफ से नॉर्मलाइज हो रहा है। तो इसलिए हमें लगता है कि डायग्नोस्टिक स्पेस में यहाँ से एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। और हॉस्पिटल्स अगर आप देखेंगे तो जरूर वहाँ पे तो कैपेसिटी एडिशंस काफी अच्छा खासा हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। और हमें लगता है कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से हॉस्पिटल स्पेस एक फोकस सेक्टर रहेगा। और गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो भी काफी सारे जो पॉलिसीज हैं वो भी इनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिलवाएगा। तो ओवरऑल हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स दोनों एक तरफ से अच्छे सेक्टर्स मान सकते हैं। ओके